Assalamu alaikum everyone. My name is Mariam Batul, and in this week's lecture we are going to understand the concept of exchange rate. In this lectures we are going to cover the following topics. The first one I'm going to elaborate the definition of exchange rate. Then we are going to discuss the exchange rate of Pakistan with respect to dollar and other major currencies. Then we will discuss the different regimes of exchange rate. Regimes means the way in which exchange rates are determined. So there are three main types or three main ways in which exchange rate is determined. The first one is fixed exchange rate system. जैसे कि उसका नाम बता रहा है कि यहाँ पे हम exchange rate को एक level पे fix किया हुआ होता है. Second one we have is floating exchange rate system. Floating means up and down उसमें आते रहते हैं, वो freely change हो सकता है exchange rate. कैसे होता है ये डिटेल जब टॉपिक पे आएंगे तब डिटेल में इसको डिस्कस जरूर करेंगे. The third type is basically a mixture of both the above mentioned types. उसमें कुछ फिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाया जाता है. और मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है जो कि करंटली मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सचेंज रेट रेजीम है. So let's start with the basic question that what is an exchange rate? Exchange rate is basically the price of a currency of a nation's currency in term of another currency. जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए अगर दो कंट्री ट्रेड करनी है, कोई चीज़ें एक्सचेंज करनी है, तो उसके लिए चाहिए कि उनके पास एक मेजरमेंट हो जिसके थ्रू वो प्राइसेस को मेजर कर सके. एक नेशन की जो करेंसी की वैल्यू है उसको दूसरी नेशन की करेंसी की वैल्यू के टर्म में मेजर किया जा सके. दिस इज वेयर एक्सचेंज रेट कम्स इन प्ले. एक्सचेंज रेट में हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं. एक होता है डोमेस्टिक करेंसी, आपके अपने मुल्क की करेंसी, और द सेकेंड वन इज फॉरेन करेंसी. किसी भी सेकेंड कंट्री जिसके साथ आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसकी क्या करेंसी है. जैसे कि करंटली आप लोगों को पता है डॉलर का जो रेट है वो एक जनरल नॉलेज के तौर पर यूज होता है, सबको पता है. करंटली जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है पाकिस्तानी रुपी के साथ, दैट इज $1 इज इक्वल्स टू 166 पाकिस्तानी रुपी. तो ये हमारे पास एक एक्सचेंज रेट आ गया. आपने एक्सचेंज रेट एक बहुत इम्पोर्टेंट वेरिएबल है इन इकोनॉमिक्स. इफ यू रिमेंबर एडी, अगर आप लोगों को याद हो एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, एडी में हमारे पास क्या क्या आता है. एडी में सी है यानी कि कंजम्पशन, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लस एक्सपोर्ट्स हैं, माइनस इंपोर्ट. ये जो लास्ट वाले दो कंपोनेंट हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, ये हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड के कंपोनेंट है, और इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करती है. आपने किसी भी कंट्री ने कितनी एक्सपोर्ट करनी है, कितनी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, वो कहाँ से पता चलेगा, वो डिसीजन मेकिंग कहाँ से होगी, वो एक्सचेंज रेट के थ्रू होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंट्री का एक्सचेंज रेट जो है वो आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, जैसे कि पाकिस्तानी रुपी है, इसकी वैल्यू कम है, तो उससे हमारा उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती होती हैं. $1 के बदले में अगर हमारी फॉर एग्जांपल कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस 300 रुपी है, तो वो लेस देन $2 में परचेज की जा सकती है. दैट गिव्स अस एन एज इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीज़ें जितनी सस्ती होंगी उसकी डिमांड जो है उतनी बढ़ेगी, and that demand translates into our exports. So our exports are higher. Our exports will get higher when the exchange rate of our country is low.
एंड इफ द एक्सचेंज रेट इज हाई, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 166 की बजाय अगर आज जो एक्सचेंज रेट है वो 100 पे चला जाए, तो उससे हमारी करेंसी की वैल्यू में इजाफा होगा। लेकिन उसका फिर नुकसान क्या होगा कि हम अब वही 300 रुपये वाली जो चीज़ है उसके बदले में लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में $3 देने पड़ेंगे। तो उससे हमारी चीज़ें जो हैं वो बाकी चीज़ों की निस्बत, बाकी इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत एक्सपेंसिव हो जाएंगी। दैट विल लीड टू अ डिक्रीज इन आवर एक्सपोर्ट्स। द इनवर्स इज द केस विद इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स जो हैं, हम अगर हमारी चीज़ों की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, अगर हमारा एक्सचेंज रेट कम है, लाइक करंटली पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू जो है वो काफ़ी डिटेरिएट हुई हुई है। एक 166 रुपी जो हैं वो $1 के बराबर हैं। उससे मसला ये होता है कि आपने जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी वो महंगी हो जाएंगी। कुछ इंपोर्ट्स जो हैं वो नेसेसरी होती हैं, जैसे पाकिस्तान के केस में अगर आप लोगों को पता हो तो पाकिस्तान बीइंग अ डेवलपिंग नेशन वी नीड मशीनरी। मशीनरी इंपोर्ट करना हमारी जो है वो एक एसेंशियल आइटम है हमारे लिए। मशीनरी है, अब करंट सिनेरियो जो चल रहा है कोविड-19 का, इसमें हमें मेडिसिन मंगवानी पड़ रही है, मास्क वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, पीपीईज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इंपोर्ट्स हैं, चूंकि डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ी हुई है, तो उसकी वजह से वो सारी की सारी इंपोर्ट्स जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो इंपोर्ट्स जितनी महंगी होंगी उतना ये जो इन दोनों का गैप है, एक्स माइनस एम वाली चीज़, एम अगर हायर होगा तो x माइनस एम जो है वो हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव पोर्शन को हम एन एक्स की टर्म यूज़ करते हैं। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये काफ़ी फेमिलियर होंगे इससे। एन एक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। तो वो नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में जाएंगी। अगर ये नेगेटिव में होगा तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी नेगेटिव में चला जाएगा। Therefore, exchange rate is a very important variable in economics. वो आपकी पूरी की पूरी इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है। So it is essential that we know all about exchange rate, क्या exchange rate है, क्या कैसे डिटरमिन होता है, किस तरह से उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं और हम किस तरह से उन फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज एक्सचेंज रेट की जो फ्लक्चुएशन है वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों कंपोनेंट को इफेक्ट करेंगी। उनके इफेक्ट होने से आपकी कंट्री का या एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगा और उससे आपका सारे के सारे बाकी वेरिएबल्स जो हैं वो भी इफेक्ट होंगे। इफ यू नो, जैसे अभी लास्ट ईयर हमारे कंट्री में काफ़ी इन्फ्लेशन थी। इन्फ्लेशन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो एक्सचेंज रेट था, डॉलर जब एकदम 110 से 120, देन 130, 140, 150, 160 तक क्रॉस किया था। तो उससे ये हुआ था कि हमारी जो एसेंशियल आइटम्स थी वो भी महंगी हो गई थी। बिकॉज ऑयल इज़ वन ऑफ आवर एसेंशियल इम्पोर्ट्स, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ऑयल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। सारी नेसेसिटीज़ भी महंगी हो गई थी, सब कुछ था। तो एक इन्फ्लेशन का तूफान बरपा था लास्ट ईयर, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो था वो बड़ा वोलेटाइल हुआ हुआ था और बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सचेंज रेट। This is the exchange rate of Pakistan with respect to US डॉलर। ये लास्ट मंथ का डाटा है। आप गूगल पर सर्च करें, सिंपल लिखें वन exchange rate of पाकिस्तानी रुपी विद डॉलर, यू विल गेट दिस डायग्राम। आप इसमें 5 डे का भी देख सकते हो, एक दिन का भी देख सकते हो। उसमें वो आपको आर्डली बता देगा कि कितनी फ्लक्चुएशन आई है। मैंने ये जो ग्राफ लिया है दिस इज़ ऑफ 1 मंथ। ये आपको पिछले एक मंथ की फ्लक्चुएशन बता रहा है कि डॉलर का पाकिस्तानी रुपी के साथ जो एक्सचेंज था वो क्या गया। 1 ईयर का भी ले सकते हो, 5 ईयर तक का भी ले सकते हो। इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री, कि हिस्टोरिकली हमारी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के साथ वो कितना ज़्यादा या कितना कम हुआ है, वो किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा। Here you can see at the start जो था पिछले मंथ में हमारे पास कोविड-19 की वजह से हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा नहीं थी।
इंपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी तो एक्सचेंज रेट, डॉलर की डिमांड भी नहीं थी तो एक्सचेंज रेट जो था वो कम हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अब इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो एक्सचेंज रेट भी बढ़ना शुरू हो गया। करंटली इट्स एट $167 एंड इट कैन फ्लक्चुएट फर्दर, इसमें थोड़े बहुत कमी आती रहती है। एक्सचेंज रेट जो है वो सिर्फ डॉलर के साथ डिटर्मिन नहीं होता है, वो दुनिया की हर करेंसी के साथ हम एक्सचेंज रेट को मेजर करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आपको एक आइडिया देने के लिए है, इसमें मेमोराइज करने वाली बात कोई नहीं है। यूरो के साथ हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो 185 पे है, बाइंग एक्सचेंज रेट। ब्रिटिश पाउंड के साथ 205 पे है। देन यूएई दिरहम जो है वो ऑलमोस्ट 45 पे है। सो दीज आर द डिफरेंट एक्सचेंज रेट दैट वी हैव। ये जो मैंने कोई टॉप 10-12 कंट्रीज ली हैं उनका मैंने आपको बता दिया है कि जो बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज रेट है करंटली वो हमारे पास पाकिस्तान में वो क्या वर्क कर रहा है। इस अगेन इट्स नॉट टू मेमोराइज, इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि डॉलर के अलावा जो बाकी वेरिएबल्स हैं और जो बाकी एक्सचेंज रेट है वो भी मैटर करता है। And one thing you might have noticed is that the buying and the selling exchange rate is different, and it always happens. थोड़े बहुत fluctuation होती है buying exchange rate। तो अब जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वो ये कि एक्सचेंज रेट है क्या और उसकी टाइप्स क्या हैं। टाइप्स भी कह सकते हैं उसको हम, रिजीम की टर्म भी यूज की जाती है। अब वो जो पीछे एक्सचेंज रेट मैंने आपको दिखाए हैं, द क्वेश्चन अराइजेस इज दैट हाउ दे आर मेजर्ड। उन एक्सचेंज रेट को हम मेजर कैसे करते हैं, किस तरह किया जाता है। टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू नो अबाउट द डिफरेंट रिजीम्स। पहले जो था प्रीवियसली 1973 से पहले पहले एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम यूज की जाती थी। उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है वो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देता है और फिर उसमें चेंजेस जो हैं वो नहीं होते। जो भी जैसे आपने वो जो प्रीवियस पिक्चर देखी कि मंथली आपको कितना मैसिव फ्लक्चुएशंस आई हैं एक्सचेंज रेट में, फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसा नहीं होता। एक लमसम एक्सचेंज रेट फिक्स कर दिया है हर करेंसी के साथ और वो उस वक्त तक चेंज नहीं होगा जब तक आपकी जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जो है उसको चेंज ना करें। देन वी हैव फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इनमें द बोथ रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ये होता है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो जैसे डिमांड और सप्लाई किसी चीज़ की प्राइसेस को मेजर करती है ना, आपने किसी भी चीज़ की प्राइसेस मेजर करनी है। Let me try it again. डिमांड और सप्लाई में ये हमारा डिमांड कर्व आ गया एक, ये सप्लाई कर्व आ गया जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ये उस चीज़ की प्राइसेस आती हैं। इसको यूजली हम पी स्टार बोलते हैं और जो क्वांटिटी डिटरमिन होती है उसको हम क्यू स्टार बोलते हैं। In the case of floating और flexible exchange rate, यही बेसिक डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल जो है वो यूज किया जाता है। अब उसमें जो डिमांड होगी और सप्लाई होगी दैट विल बी फॉरेन करेंसी, और उसकी डिमांड कितनी है उसकी सप्लाई कितनी है उससे एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन होता है। द थर्ड टाइप एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, उसमें अब दोनों सिस्टम जो है ना फिक्स परफेक्ट है ना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो परफेक्ट है। दे बोथ हैव देयर ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, फ्लोटिंग सिस्टम को भी कि वो किस तरह से डिटरमिन हो रहा है, देन फिक्स को कि वो उसमें एक्सचेंज रेट किस तरह से डिटरमिन हो रहा है, और उनके
advantages or disadvantages. They both have certain advantages, but they both also have certain disadvantages. And due to that, we are currently following this managed exchange rate regime. मैनेज फ्लोटिंग भी बोल मैनेज फ्लोट भी इसको बोलते हैं, इसको मैनेज एक्सचेंज रेट रिजीम भी बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरफेयर नहीं करता, वो एक एक्सचेंज रेट चल रहा है तो उसको चलने देता है, लेकिन उसने एक अपर और लोअर बाउंड बनाई हुई होती है, एक समझ ले कि एक रेंज फिक्स की हुई है, और उस रेंज से ऊपर या नीचे अगर एक्सचेंज रेट जाएगा तब सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेरेंस शुरू करेगा। उसके उस रेंज के अंदर अंदर वो फ्लक्चुएशन है तो वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जैसे मैंने इस डायग्राम में ये एक अपर और एक लोअर बाउंड जो है वो बना दी, तो अगर इस अपर बाउंड से अगर एक्सचेंज रेट निकलेगा तब सेंट्रल बैंक इंटरफेरेंस करेगा, या अगर इससे कम होगा तब सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेरेंस करेगा। उसके दरमियान में सेंट्रल बैंक इंटरफेरेंस नहीं करता। इस सब के दौरान जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही चलेगा, और अपर और लोअर बाउंड के बाद जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट चलेगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, पाकिस्तान में वैसे अभी जो करंटली सिस्टम चल रहा है दैट इज मोर लाइक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो ये गवर्नमेंट जब से आई है दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन द एक्सचेंज रेट मार्केट, वो फॉरेन एक्सचेंज को आर्टिफिशियली या किसी भी तरीके में इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर मैनेज एक्सचेंज रेट होगा तो वो पाकिस्तान में किस तरह से होगा कि जैसे हमारा जो सेंट्रल बैंक है विच इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो एक अपर लिमिट बता देगा कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो 120 से नीचे गया तब मैं इंटरफेयर करूंगा, या 180 तक गया तब मैं इंटरफेयर करूंगा। उसके दरमियान में 180 से 120 तक उसके दरमियान में वो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए तो सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। This is just to give you an idea of all the three systems. I will explain all the three systems in detail in the next section.